भारत में पाए गए, जिसके कई साक्ष्य 4th सेंचुरी की ट्रेड में मिलते हैं। माना जाता है कि भारत से डायमंड्स की खरीद फरोख्त सिल्क रूट के माध्यम से बाकी के देशों में होती थी, लेकिन अब तक कोई ऐसे हीरे का टुकड़ा नहीं मिला था जिसे देखकर लोग बस देखते ही रह जाए। वक्त बीतने के साथ हीरा बेशकीमती स्टोन के तौर पर अपनी जगह बना चुका था। 13th सेंचुरी में जहां पूरी दुनिया में एक भी हीरे की खान नहीं थी, तभी भारत में एक ऐसे हीरे की खोज हुई जिसकी चमक के आगे बड़े बड़े राजाओं की आंखें चौंधी आ गई थी। ये हीरा बेहद ही अनोखा था। तब कहां किसी को पता था कि ये हीरा आने वाले दिनों में इतना यूनिक और बेशकीमती होगा कि जो भी इसे देखेगा बस देखता ही रह जाएगा। जैसे जैसे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, वैसे ही उस समय के राजाओं में इसे हासिल करने की होड़ बढ़ गई। आज की कहानी है कोहिनूर की। भारत की कोख से निकला वो हीरा जो आज ब्रिटेन की धरोहर बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि कभी भारत की शान में 4 चांद लगाने वाला कोहिनूर रातों रात ब्रिटेन चला गया या फिर उन्होंने इसे किसी युद्ध में छीन लिया। कोहिनूर की कहानी बहुत लंबी है। भारत में एक रजवाड़े से होते हुए दूसरे रजवाड़े की सैर करते हुए फाइनली ये हीरा ब्रिटिश क्राउन को सो कॉल्ड गिफ्ट के तौर पर दे दिया गया था। यहाँ एक और बड़ी मजेदार बात यह है कि मुगल सल्तनत के ताजो तख्त से होते हुए क्वीन विक्टोरिया के सर का ताज बनने तक के सफर में इस हीरे को कभी खरीदा या बेचा नहीं गया। शायद इसी वजह से आज तक ये हीरा बेशकीमती माना जाता रहा है। पर कोहिनूर की एक अपनी कहानी रही है। इसकी चमक में कई लोगों का खून लगा हुआ है और इसकी चाहत के कई किस्सों से दुनिया आज तक बेखबर है। तो चलिए आपको ले चलते हैं कोहिनूर की चमकीली कहानियों में और आपको बताते हैं इसके वो किस्से जो इसकी चमक के पीछे गुम हो गए हैं। The Indian government has said it would make all possible efforts to get back the priceless Kohinoor diamond that is part of the Queen Mother's crown. मलिक काफूर ने उस मंदिर को डिस्ट्रॉय करके वहां से लिया है। This incredible jewel has not just been passed down through generations. It's been stolen. It's been fought over. It's gone through all manner of chicanery and skullduggery to get it to its current point. For a diamond, are you ever going to return that? I don't think. But accepting the fact that the diamond was taken away by force. Give it back to India. I don't see why an Indian child from India has to travel all the way to the UK to look at it and just pay for it. कोहिनूर के ओरिजिन के बारे में कई तरह की कहानियां प्रचलित है। ऐसी ही एक कहानी के अनुसार इस हीरे को करीब 5000 साल पहले जामवंत जी ने भगवान श्री कृष्ण को दिया था। महाभारत काल में इस हीरे को स्यनमंतक मणि के नाम से जाना जाता था। लेकिन इसके बारे में कहानी यही खत्म नहीं होती। जहां कोहिनूर को महाभारत काल का बताया जाता है, तो वहीं ये भी कहा जाता है कि इस हीरे को 3200 साल पहले एक नदी में पाया गया था। खैर सच्चाई जो भी हो, लेकिन आज तक इस हीरे की ओरिजिन के बारे में एक्यूरेट और वैलिड इंफॉर्मेशन जुटाई नहीं जा सकी है। कोहिनूर अपने खोजे जाने के वक्त दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड था और उसका कुल वजन 793 कैरेट्स के आसपास था। बाद में इस हीरे को कई बार तराशा गया है, जिसकी वजह से इसका वजन घटकर 105.6 कैरेट के आसपास रह गया है। हालांकि कई बार तराशे जाने के बावजूद कोहिनूर अब भी दुनिया के सबसे बड़े तराशे हुए हीरों में से एक बना हुआ है। कई दावों के हिसाब से कोहिनूर की कहानी 13th सेंचुरी में शुरू होती है, जब आज के आंध्र प्रदेश में काकतीय डायनेस्टी का राज था। उन्हीं दिनों वहां के गोलकोंडा में कोयले की खदानें थी, जिनकी खुदाई की जा रही थी। यही के कोल्लूर माइंस में कोहिनूर की खोज हुई। कोहिनूर के खोजे जाने के वक्त भारत में राजा महाराजाओं का दौर हुआ करता था, इसलिए जब भी कोई बेशकीमती चीज खोजी जाती उसे राजा के पास पहुंचा दिया जाता था। इसी तरह कोहिनूर के मिलते ही उसे काकतीय डायनेस्टी के राजा के पास पहुंचा दिया गया। राजा इसकी सुंदरता और चमक से बेहद प्रभावित हुए और इस हीरे को उन्होंने अपनी कुल देवी भद्रकाली की बाई आंख में लगवा दिया। जल्दी ही इसकी चर्चा पूरे भारत में होने लगी और इसकी खबर दिल्ली सल्तनत के राजा अलाउद्दीन खिलजी के पास भी पहुंची। उन दिनों खिलजी अपने एम्पायर के एक्सपेंशन के बड़े सपने देख रहा था और भारत के दक्षिणी हिस्से में भी अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। कुछ महीनों बाद मलिक काफूर की कमांड में खिलजी की सेना ने काकतीय डायनेस्टी पर हमला कर कोहिनूर को लूट लिया, जिसके बाद कोहिनूर अलाउद्दीन खिलजी के पास आ गया और दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गया। आगे चलकर खिलजियों को हराकर तुगलकों ने दिल्ली सल्तनत पर अपना कब्जा जमा लिया। तब तक कोहिनूर इतना पॉपुलर हो गया था कि जब भी कोई राजा दूसरे को हराता, वो हारने वाले राजा से कोहिनूर ले लेता। इसी तरह कोहिनूर भी खिलजियों से होकर तुगलकों के पास चला गया। तुगलकों के पास पहुंचने के बाद कोहिनूर फिरोज शाह तुगलक के पास आ पहुंचा। आगे चलकर तुगलकों से होते हुए कोहिनूर मालवा के राजा होशंग शाह के हाथों में आ गया। मालवा का राजा बनने के बाद होशंग शाह अपने पड़ोसी राज्य ग्वालियर को जीतना चाहता था। उस समय ग्वालियर पर तोमर राजा डोंगरेंद्र सिंह शासन कर रहे थे।
होनशंग शाह ने मौका पाते ही ग्वालियर पर अटैक कर दिया, लेकिन वो डोंगरेंद्र सिंह से बुरी तरह हार गया। अपनी जान बचाने के लिए होनशंग शाह ने कोहिनूर समेत अपनी सारी संपत्ति डोंगरेंद्र सिंह को सौंप दी। इस घटना का जिक्र बाबर नामा में भी मिलता है, जो इस हीरे का फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड प्रूफ भी है। डोंगरेंद्र सिंह से होते हुए ये हीरा अंतिम तोमर शासक राजा विक्रमादित्य के पास पहुंच गया। उस समय तक दिल्ली सल्तनत की सत्ता इब्राहिम लोधी के हाथों में आ गई थी। इब्राहिम लोधी ने भी कोहिनूर के बड़े चर्चे सुन रखे थे, इसलिए उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने और इस हीरे को पाने के लिए ग्वालियर पर अटैक कर दिया। इस युद्ध में राजा विक्रमादित्य की हार हुई। हार के बाद राजा विक्रमादित्य को कोहिनूर समेत अपनी सारी संपत्ति इब्राहिम लोधी के आगरा किले में रखनी पड़ी। लेकिन इब्राहिम लोधी की जीत की ये खुशी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई और केवल 1 साल बाद ही उसे अपनी सत्ता और कोहिनूर दोनों को बाबर के हाथों गंवाना पड़ा। दरअसल उस दौरान बाबर दिल्ली पर राज करने के सपने संजोए 1519 से ही भारत पर कई बार आक्रमण कर चुका था, लेकिन उसे हर बार यहाँ से हार कर लौटना पड़ता था। 1526 में बाबर ने एक बार फिर से भारत पर आक्रमण किया। इस बार उसकी लड़ाई इब्राहिम लोधी के साथ पानीपत में हुई। कई दिनों तक चले इस घमासान युद्ध में इब्राहिम लोधी मारे गए। इस तरह कोहिनूर बाबर के कब्जे में आ गया। बाबर ने कोहिनूर से प्रभावित होकर अपनी ऑटोबायोग्राफी बाबर नामा में इसकी खूब चर्चा की। उसने कोहिनूर की तारीफ करते हुए लिखा कि ये हीरा इतना बेशकीमती है कि इसकी कीमत से पूरी दुनिया को एक दिन का खाना खिलाया जा सकता है। हालांकि बाबर ने बाबर नामा में इस हीरे का नाम कहीं भी कोहिनूर मेंशन नहीं किया था, जिससे ये साफ होता है कि इस हीरे का नाम उस समय तक कोहिनूर नहीं था। बाबर के बाद हुमायूं मुगल डायनेस्टी का अगला राजा बना और सत्ता के साथ कोहिनूर भी उसके पास आ गया। सत्ता मिलने के कुछ साल बाद ही हुमायूं का एम्पायर बिखरने लगा। उसके छोटे भाइयों ने ही उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिस कारण उसे अपना एम्पायर अपने भाइयों के बीच बांटना पड़ा। अपने भाइयों से निपटने के बाद उसने अपने एम्पायर को यूनाइट करना स्टार्ट ही किया था कि उस पर अफगान शासक शेर शाह सूरी ने अटैक कर दिया। 2 सालों में दोनों के बीच चौसा और कन्नौज में 2 बैटल लड़ी गई। दोनों ही बार हुमायूं को मुंह की खानी पड़ी और उसे अपना सब कुछ छोड़कर ईरान भागकर राजा तहमास्प के यहाँ शरण लेनी पड़ी। तहमास्प ने उसका स्वागत करते हुए कई सालों तक उसे अपने संरक्षण में रखा। उनके इस व्यवहार से खुश होकर हुमायूं ने कोहिनूर उनको उपहार में सौंप दिया। इस तरह कोहिनूर पहली बार भारत से बाहर ईरान पहुंच गया। ईरान के राजा तहमास्प के पास कोहिनूर लगभग 3 सालों तक रहा। इसके बाद कोहिनूर एक बार फिर से भारत लौट आया। जहां अब तक कई राजाओं ने कोहिनूर को हथियाने के लिए हजारों लाशें बिछा दी थी, तो वही राजा तहमास्प की इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए उन्होंने इसे अहमदनगर के राजा और अपने गहरे दोस्त निजाम शाह को गिफ्ट कर दिया, जो कोहिनूर के दीवाने थे। भारत आने के बाद कोहिनूर कुछ सालों तक निजाम शाह के पास रहा और फिर उनसे होते हुए गोलकुंडा के राजा कुतुब शाह के पास पहुंच गया। साल 1656 में ये हीरा किसी तरह कुतुब शाह के प्रधानमंत्री मीर जुमला के हाथ लग गया, जिसका इस्तेमाल उसने शाहजहां के करीब जाने के लिए किया। शाहजहां को आकर्षक चीजों का बहुत शौक था। इसी शौक के चलते उसने पीकॉक थ्रोन बनवाना शुरू किया। कहा जाता है कि इस पीकॉक थ्रोन को बनवाने में शाहजहां ने ताजमहल से भी 2 गुना खर्चा किया था। उसने सिंहासन में कई तरह के डायमंड, गोल्ड और बेशकीमती स्टोन्स लगवाए और कोहिनूर को इस थ्रोन के सबसे ऊपरी हिस्से में जगह दी। लेकिन उस सिंहासन पर शाहजहां ज्यादा वक्त तक नहीं बैठ पाया और आगे चलकर उसके ही बेटे औरंगजेब ने उसे अरेस्ट करवाकर जेल में डलवा दिया। औरंगजेब ने अपने पिता की सत्ता हथियाने के साथ साथ कोहिनूर को भी हड़प लिया। औरंगजेब कोहिनूर को देखने के बाद इससे बहुत आकर्षित हुआ और उसने इसे और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए एक मशहूर जौहरी को इसे तराशने का काम सौंप दिया। लेकिन तराशने के दौरान कोहिनूर का काफी हिस्सा टूट गया, जिससे ये 793 कैरेट की जगह महज 186 कैरेट का रह गया। औरंगजेब को जब इसकी खबर लगी तो वो बहुत गुस्सा हुआ और उसने उस जौहरी पर भारी भरकम जुर्माना लगाकर इसे अपने खजाने में रखवा दिया। जहां कोहिनूर अपनी चमक के लिए मशहूर था, तो वही इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इस हीरे को जिसने भी अपने पास रखा, उसने शुरुआत में हर जगह जीत का परचम लहराया, लेकिन बीतते समय के साथ ये हीरा ही उसकी बर्बादी का कारण बना। आने वाले सालों में लोगों ने इसे सच होते हुए भी देखा। खोजे जाने के बाद से ये हीरा जिस भी राजा के पास गया, उसका एम्पायर बहुत तेजी के साथ बिखर कर बर्बाद हो गया। मुगल बादशाह बाबर, हुमायूं और शाहजहां के पास कोहिनूर रहा था और उन्हें अपने शासन के अंत में सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ा।
जबकि ये हीरा कभी भी मुगल सम्राट अकबर के पास नहीं रहा और वो मुगलों में सबसे लोकप्रिय शासक रहे। मुगलों के बिखरते साम्राज्य के बीच कोहिनूर इसी डायनेस्टी के राजा मोहम्मद शाह रंगीला के पास पहुंचा, जिन्हें बहादुर शाह रंगीला के नाम से भी जाना जाता था। मुगल इस दौरान कमजोर पड़ चुके थे। इसी का फायदा उठाते हुए ईरान के शासक नादिर शाह ने आक्रमण कर बहादुर शाह रंगीला के एम्पायर को तहस नहस कर दिया। उसने पूरी दिल्ली में भयंकर कत्लेआम मचाया। जो भी उसके रास्ते में आया वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। चंद दिनों के अंदर ही नादिर शाह ने मुगलों की सारी संपत्ति लूट ली और